नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। भारत देश की बात करें तो पड़ोसी मुल्कों की स्थिति कुछ बदतर चल रही है। कहीं सियासी उठक पटक है तो कहीं आर्थिक संकट है। आज की ही बात करें तो पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ में बैठक की। यह बैठक इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि जिससे हमारी आगे की विदेश नीति और हमारे व्यापारिक नीति का रास्ता तय हो सके, और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ चुके हैं एक्सपर्ट उत्पल वोरा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश चुड़गर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमीन पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, भाजपा की ओर से नीलेश सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस की ओर से मुकेश पंचाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। थैंक यू सो मच। आपकी ओर यहाँ पर आना चाहूंगी। सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं ज्योति जी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो लगातार अपनी नजरें टिकाए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी अगर उठक पटक होती है वो भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान के साथ हमारी एक सरहद पर तनाव पूर्ण स्थिति रही है। अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के साथ भी हमारे काफ़ी व्यापारिक संबंध है, जिसको लेकर ये बहुत ही अहम हो जाता है कि वहाँ पर अभी मौजूदा हालात क्या है। बिल्कुल जल्पा जी, क्योंकि देखिए हमारी जो पड़ोसी देश है उनकी जो भी राजनीतिक परिस्थितियां होती है उनका असर अपने देश पर भी होता है। क्योंकि हमें ये भी देखना जरूरी हो जाता है कि अगर वहाँ सत्ता बदल हो रही है तो वहां पे जो भी आएगा उसका भारत के प्रति क्या रवैया है, क्योंकि फिर उनकी भी विदेशी नीतियां उस हिसाब से बनती है, उस इंसान की सोच के अनुसार। अभी हम देखें तो लगभग हर तरफ से एक साथ कहीं ना कहीं सब उठक पटक शुरू हुई है। पाकिस्तान में सियासी बदलाव हो रहा है, वहीं यूक्रेन रशिया का जो युद्ध चल रहा है वो भी बहुत अपनी आर्थिक परिस्थिति पे असर डाल रहा है। वहीं पर श्रीलंका में हम जैसे जानते हैं कि इमरजेंसी अभी कर दी गई है और वहां पर भी काफी मतलब कि आगे की सत्ताओं ने जो निर्णय लिए थे उसके उसके हिसाब से उनको जो चीन का बहुत सारा कर्जा हो गया, तो अब उसकी चंगुल से निकलने के लिए वहां पे जो अभी तत्कालीन सरकार है उसको काफी संघर्ष करना जी पड़ रहा है। तो उसका असर ये हो रहा है कि वहां एक तो कोरोना की तकलीफ की वजह से भी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, और उसके बाद ये कर्जे की वजह से अभी काफी मतलब श्रीलंका की सरकार है वो आर्थिक डावाडोल हो रही है। जी वहां पे महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, फिर भी महंगा है, फिर भी मिल नहीं रहा है सामान जीवन जरूरतों का। तो इसीलिए फिर परिस्थिति संभालने के लिए वहां पे इमरजेंसी डाल दी गई, लेकिन लोग उसको तोड़ के सड़कों पे आ गए हैं, तो सेना जी बुला ली गई है। तो हम जो अपने पड़ोसी देशों में जो भी कुछ होता है तो उसका हमारे देश पर असर होता है। और जैसे उस वक्त चीन ने जो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट जी श्रीलंका में रखने की दरख्वास्त दी थी वो हमारे तमिलनाडु से बहुत करीबी थे वो सारे एरिया, इसलिए उस वक्त भारत ने अपना विरोध प्रदर्शित किया था कि भाई यहाँ पे हम नहीं चाहते कि चीन की एंट्री हो। और यही वजह है कि भारत ने फिर वहां पर इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट डालने के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई है। लेकिन फिर भी अभी वहां पर आर्थिक परिस्थितियां इतनी डावाडोल है कि हमारी अभी काफी मदद करने की जरूरत पड़ेगी वहां पर। जी शायद ऐसे ही अभी पाकिस्तान में देखें तो वहां पर अभी इमरान खान जो प्रधानमंत्री थे उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब जैसे वो आसानी से सत्ता छोड़ने वाले नहीं थे, और अगर जी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता तो बहुत बेइज्जती से उनको रुखसत होना पड़ता। और यही वजह है कि उन्होंने सियासी चाल चलते हुए पहले सैन्य के जो जनरल्स थे उनके साथ लगातार मैराथन मीटिंग्स की, और उसके बाद फिर वो डेप्यूटी स्पीकर को विश्वास में लेकर कहलवा जी दिया कि ये अविश्वास प्रस्ताव विदेशी ताकतों के चलते हुआ है। और देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जैसे जो देश गड़बड़ा रहा है उसमें कौन सी विदेशी ताकतों को उसको गिराने में जी रुचि होगी, वो ऑलरेडी गिर रहा है। लेकिन ये सिर्फ मतलब कहने के लिए बात की गई, बिल्कुल क्योंकि अगर कोई विकास कर रहा है तो उसके प्रति ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन जो अब गिर रहा है उसको उसमें किसी को क्या इंटरेस्ट होगा। तो
जाहिर सी बात है कि इनडायरेक्टली भारत को पॉइंट आउट किया गया और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को पॉइंट आउट किया गया। जी लेकिन वो पूरा था कि अगर वो लघुमती में थे तो फिर उनको हक ही नहीं बनता था कि वो इस तरह का प्रस्ताव रखे संसद बिल्कुल भंग का। तो ये सारा जो मतलब कानूनी दांव पेच है तो वो अभी तो कोर्ट के उसमें है और कोर्ट भी यही कह रही है कि हम देखते हैं कि ये जो उनके डेप्यूटी स्पीकर ने जी जो ये घोषणा की वो संवैधानिक है भी या नहीं, क्योंकि जो सरकार ऑलरेडी रघुमती में है उसे किसी तरह का ऐलान करने का कोई हक है ही नहीं। पहले तो उसको बहुमति पारित करनी थी। अब देखते हैं कि उनकी कोर्ट क्या निर्णय लेती है। लेकिन अभी जो हम जी अच्छा हम तीसरा हमारा जो है नेपाली, हम देख रहे हैं आजकल बहुत सारे विदेशी नेता भारत की मुलाकात पे आ रहे हैं। तो अभी जी जैसे नेपाल के विदेश मंत्री भी मुलाकात के दौरे पर हैं। तो क्योंकि वहां पे भी अभी कहने को शांति है लेकिन अंदरूनी बहुत कुछ चल रहा है माओवादी और भारत पक्षी जी पक्षों के बीच में। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि नेपाल पहले की तरह वापस नेपाल की और अरे चीन की तरफ ना सरक जाए माओवादों की तरफ, क्योंकि फिर वो अगर हमारे पड़ोसी देशों में ये जी चीन की अगर घुसपैठ होती है तो हमारी सुरक्षा को भी खतरा होता है, साथ ही बिल्कुल हमारी व्यापारी नीतियों को भी बहुत असर पड़ता है और अपने दर्जे में भी बहुत फर्क पड़ता है कि जो हमें पहले जी बड़े भाई के समान मानते थे, नेपाल मालदीव वगैरह श्रीलंका वगैरह, एक बार चीन की चंगुल में आने के बाद उन्होंने हमें जी आंखें दिखाना शुरू किया था। तो वो हमारे लिए इज्जत की दृष्टि से भी सही नहीं है। तो अच्छा है कि अभी मोदी जी और जयशंकर जी ने जी हमारी विदेश नीति को अभी पड़ोसी देशों की ओर केंद्रित किया है, अमेरिका और यूरोप की बजाय। तो हमारे लिए ये अंदरूनी तौर के लिए अपने घरेलू तौर पे ये बहुत जी अच्छा है, क्योंकि जयशंकर अभी चीन की मुलाकात पे भी वो आए थे और उन्होंने जो हमारी वहां पर सीमा पर तनातनी चल रहे है उसके बारे में भी उन्होंने दो टुक वहां बात करके आए थे कि अगर आपको समझौता चाहिए तो पहले तो वहां से आपको जी मतलब सैन्य थोड़ा अलग बिल्कुल करना पड़ेगा। तो अच्छा है अभी कि सब तरफ से हम अपने पड़ोसियों को जी निभा रहे हैं। जी जी जलपा। बिल्कुल आपके और योगेश जी यहाँ पर आना चाहूंगी क्योंकि महत्वपूर्ण ये रखता है कि पाकिस्तान में किसकी आगे आने वाले समय में अगर वहाँ पर फिर से चुनाव भी होते हैं तो फिर किस पार्टी की वहाँ पर सरकार बनती है, क्योंकि हर बार देखा गया है अगर कोई भी देश की बात करें हर पॉलिटिकल पार्टी है उनका नजरिया अलग होता है, उनकी काम करने की जो स्टाइल है वो भी अलग होती है। इसलिए भारत के लिए बहुत ही मायने है कि अगर आने वाले समय में इमरान खान वहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं रहते तो कौन सी पार्टी के ओर से वहाँ पर प्रधानमंत्री रहेंगे। जलपा जी, आपने जो प्रश्न पूछा है ये प्रश्न 1947 से चालू है, जब से भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। भारत का भी और पाकिस्तान का एक साथ हुआ। अभी तक पाकिस्तान में 22 प्राइम मिनिस्टर आए, बीच में मिलिट्री वाले आए, आर्मी वाले आए, वो अलग बात है। तो और कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी नहीं कर रहा, कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से काम नहीं कर सका। किसी की हत्या हुई, किसी को निकाल दिया गया, किसी को फांसी हुई वगैरह वगैरह, देखो तो पूरा इतिहास देखो। तो वहां लोकशाही या डेमोक्रेसी जैसी कोई बात जीवित नहीं रह सकती है। और जितनी भी गवर्नमेंट आई उसके पीछे जो चालक बल था वो आर्मी का था, और आज भी आर्मी के हिसाब से इमरान खान की स्थिति हो गई। फिर भी इमरान खान तो क्रिकेटर है, वो जानता है कैसे दाव खेलना, कैसे गुगली डालना, और उसने अपना मुंह बचा दिया। अविश्वास दरखास्त को किसी भी तरह से कोई रणनीति करके उसको निकाल दिया। तो ये अभी पाकिस्तान में परिस्थिति ये हुई है कि वहां डेमोक्रेसी जैसी कुछ चीज ही नहीं है। अगर आपने बोला कि अभी कोई इलेक्शन, क्योंकि 90 डेज के बाद कुछ इलेक्शन होने की बात है, सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है, वहां परिस्थिति ऐसी लिक्विड है कि क्या होगा कल मालूम नहीं है। जो अभी बोला गया कि भी 90 डेज के बाद इलेक्शन होगा, वो भी होगा कि नहीं अभी मालूम नहीं है। वहां पर जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ वो कभी इंडिपेंडेंट तो रहा ही नहीं, अमेरिका पर पूरा निर्भर था। अभी चाइना के चाल में आ गया है, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता।
न तो उनकी इकोनॉमी, न तो उनकी इंडस्ट्री, न कोई हेल्थ सर्विस, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ये पाकिस्तान की तासीर है। उसमें अभी इलेक्शन हुए तो कौन सी रूलिंग पार्टी है, कौन सा विपक्ष है, और कई विपक्ष है, कई प्राइम मिनिस्टर वगैरह वगैरह जो आए वो भी क्या कर रहे थे मालूम नहीं था। इस तरह से पाकिस्तान का इतने साल तक जो भी स्टेट चला वो अल्लाह के आश्रय चला, अल्लाह ही चला रहा है, क्योंकि आर्मी के बिना कुछ नहीं होता है। और आर्मी के लोग भी याया खान या मुशर्रफ वगैरह वगैरह ने भी सत्ता संभाली थी, और उसमें भी पाकिस्तान का कोई भला नहीं हुआ। अमेरिका पर डिपेंडेंट थे, अभी चाइना पर डिपेंडेंट है, इंडिया के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे। 3 बार तो हमारे साथ युद्ध में हार गए, फिर भी उनका कड़काई जो है वो जाती नहीं है। इस तरह से पाकिस्तान का देश का कोई स्टडी करे तो उसमें से यही निकल आता है कि वहां तो सिर्फ अल्लाह जाने क्या होगा। जी ये पाकिस्तान की परिस्थिति अभी जो इलेक्शन होगा 90 डेज के बाद, जी अगर होगा या नहीं होगा मुझे तो डाउट है, लेकिन होगा तो भी कोई ऐसी सरकार नहीं आएगी कि जो पाकिस्तान में स्थिरता लावे या तो पाकिस्तान में अच्छा शासन करे। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो इतनी गिर गई है, उसको ऊंचे लाने के लिए कोई मदद नहीं कर सकता। चाइना की मदद से अगर पाकिस्तान अभी खड़ा होना चाहता है या तो कुछ करना चाहता है तो पाकिस्तान को स्टडी करना चाहिए कि चाइना ने जिन जिन को भी हेल्प किया है उन कंट्रीज का क्या हाल हुआ है। श्रीलंका का देखो या नेपाल का देखो या कोई और देखो, तो किसी और पर डिपेंडेंट होने से अपने कंट्री का कोई भला नहीं कर सकता। ये बात अभी सीखने जैसी है। जी बिल्कुल। आपकी और नीलेश जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर आज की ही बात करें तो प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की। ये बैठक इसीलिए भी मायने रखती है क्योंकि पड़ोसी मुल्क में जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, कहीं सियासी उठक पटक है, कहीं आर्थिक संकट वहाँ पर गहरा रहा है। अगर भारत देश की बात करें तो श्रीलंका को तो आर्थिक मदद भी हमने की है और वहाँ से भी मदद की गुहार आ रही है। जी सही बात है। हम लोग 5 तरफ से हम लोग घिरे हुए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी चाइना में देख रहे हैं, बर्मा में भी हो रहा है, बंगाल में भी कुछ हो रहा है, श्रीलंका के कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि ऐसे एकदम से श्रीलंका की हालत हो गई है। बात अब देखिए कि पाकिस्तान में जब रैली हो रही थी, जब माननीय इलेक्शन लड़ रहे थे, तब पूरी दुनिया जानती थी कि भाई ये आदमी की इतनी पॉपुलैरिटी है क्योंकि वो स्पोर्ट्स पर्सन है से। तो ऐसा लगता था कि ये आदमी जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि वो आदमी जीता और बाकी की जो पार्टी थी और विपक्ष इतना हो गया, और ऊपर से पाकिस्तान ने एक पक्ष ऐसे ले लिया। जैसे आप देखिए तो सीरिया पाकिस्तान में जैसे तालिबान को सपोर्ट किया, फिर अभी चालू यूक्रेन और रशिया के जो युद्ध चल रहे उसमें उन्होंने रशिया से मुलाकात की। मतलब ऐसे ऐसे उन्होंने मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी ऐसे डिसीजन ले लिए है कि वो पूरे दुनिया से वो अलग पड़ते गए। बाकी अभी आपने देखा होगा कि उनकी भरे मंच पे प्रधानमंत्री मोदी जी का उन्होंने वो थोड़ी तारीफ की। तो आप देखिए कि वो लोग उस कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो आज रशिया के भी हमारे विदेश मंत्री भारत में कर रहे हैं, यूक्रेन के भी राष्ट्रपति जो भी है वो फोन से कांटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका भी चाहता है कि भाई भारत को हमने बोला है कि भाई वहां से कम दाम में तेल ना ले, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी आज इतने नेतृत्व है उनका, और पूरी दुनिया में उनका जो भी फॉरेन जो भी इनका था जी वो काम में आ रही है। तो आप देखिए आज श्रीलंका जैसे कंट्री को हम लोग डीजल दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, इतना चावल दिया है कि शायद उनका थोड़ा वो काम चल जाएगा। इतना बड़े देश में चावल या इतनी छोटी कोई होता नहीं है, लेकिन 40,000 टन मतलब बहुत होता है। फिर हमारे से जो बन पड़ेगा वो हमारे प्रधानमंत्री जी देंगे। सब बात की मैं एक बात कर रहा हूँ कि हमारे जो जयशंकर जी है वो और पूरे दुनिया में एक स्ट्रेटजी बना रहे कि भाई कुछ भी हो, हम लोग ऐसी जगह से गिरे हैं कि हमको इकोनॉमी भी अच्छी स्टेबल रखनी है। हमें जैसे रशिया यूक्रेन का हुआ जी वो भी
उससे भी अलग रहना है कि शायद कोई चीन या हमला कर रहा है तो वो भी शायद उनके आईएसआई भी हमारे पे अटैक ना कर ले। अभी हमारा कश्मीर भी ऐसा है कि कश्मीर फाइल अच्छी चल रही है, जो जैसे कश्मीरी पंडितों का भी एक बाहर आया कि ऐसा 32 साल पहले हुआ था, तो आंखों में आंसू आते हैं। तो वो भी अभी वहां पे भी आईएसआई अलर्ट हो गए कि भाई इन बिटवीन उनको भी डर है कि भारत शायद एक हमारी एक मिसाइल गलती से वहां पे सेल हो गई थी, सेंड हो गई थी, लेकिन उसमें ऐसा था कि वो कुछ भरा नहीं था। तो आप देखिए कि माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी पूरे विश्व में एक पॉपुलर नेता के दौर पे है, और आप देखिए कि महासत्ता अमेरिका के भी जो बाइडेन है उनके पीछे है पॉपुलैरिटी में। और हर डिसीजन में आप देखिए कि हर डिसीजन में फॉरेन हो, स्पेस हो या इकोनॉमिक हो, देश के अंदर भी अच्छे अच्छे डिसीजन है। और अभी में 5 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, जो वहां पे प्रधानमंत्री जी वापिस आए तो वो खलबली पाकिस्तान में तो नहीं थी, और वहां के गए क्योंकि इमरान खान ने ऐसा कुछ काम नहीं किया है। भले ही उन्होंने वो एक वो स्पोर्ट्स पर्सन है, मैं चोटगर्गी जी के साथ सहमत हूँ कि वो बॉलर है कि जैसे मैच को कैसे निकालना है, वैसे उन्होंने वो एक फॉरेन का जो कायदा था, उन्होंने वो कायदे पे वोटिंग ही नहीं करवाई। मतलब वो एक क्लॉज था, वो क्लॉज पे ही वो आगे बढ़े, और वहां पे वोटिंग होने से मतलब वो उन्होंने बोला कि मैं आखिरी बॉल तक मैं लड़ने वाला हूँ, लेकिन वो लड़े ही नहीं, मतलब वोटिंग ही नहीं हुआ। और उनका जो क्लॉज था वो क्लॉज पे वो आगे बढ़े, और वो फॉरेन का नाम ले लिया कि फॉरेन की चाल है, पगला है, ऐसा कुछ उन्होंने वो क्लॉज दे दिया। क्लॉज पे वो उन्होंने वोटिंग नहीं करवाई, और वहां पे पूरा मतलब अभी ऐसा है कि में सेम डे हार जाते, कुछ घंटों में हार जाते, लेकिन उन्होंने वो जो क्लॉज यूज किया तो पूरे अभी इलेक्शन में वो 90 डेज में नए इलेक्शन में कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उनको एक था कि मैं यहाँ पे संसद में हार जाऊंगा, लेकिन पब्लिक के बीच कुछ करूंगा, मुझे टाइम मिल जाएगा, थोड़ा मुझे डेप्थ मिल जाएगा, तो वहां पे वो थोड़ा जिंदा रह पाएंगे कि भाई उनके जो इज्जत जानी थी जज शरीफ जी को जैसे हुआ, और वहां पे सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह का ही कलम लगता है कि सीधा वो राष्ट्रपति होने के बाद भी अगर वो हार जाता है तो सीधा उनको वो डिपोर्ट करना, मतलब वो कंट्री में नहीं रहते, वैसा उनका वो क्लोज है राष्ट्रद्रोही। फिर भी हमारे मोदी जी हम 5-6 स्टेट में ध्यान रख रहे हैं कि भी कुछ इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, कहीं सत्ता का प्रॉब्लम है, कहीं अटैक का प्रॉब्लम है, कहीं कुछ हो सकता है कि हमारे भारत देश में भी काफी सारे प्रॉब्लम है कि आतंकवादी है, खालिस्तानी है, तो उनको भी देखना है। और ऊपर से थोड़ा बहुत बाकी था तो हमारे नए सीएम पे अलग बात कर ला रहा है खालिस्तानियों का, तो इन बिटवीन वो चल रहा है। फिर भी हमारा आज देश मजबूत, हम लोग बड़ी ताकत में होने के बावजूद हम लोग अपनी परेशानियों से लड़ नहीं रहे, हम लोग स्टेबल है, डाउन भी नहीं जा रहा है, तो हमारे लिए बहुत बेहतर है। और ये पूरा श्रेय जाता है पूरी भारत कौम को, पूरी भारत के जनता को, और माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी को। जी जलपा जी। आपकी और मुकेश जी यहाँ पर आना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम श्रीलंका का खास तौर पर जिक्र करते हैं तो श्रीलंका में पहले हमने ये भी देखा था कि दशकों तक जो वहाँ पर गृह युद्ध जारी रहा था, जिसके ही चलते लाखों तमिल भाषी लोगों ने भारत आकर पनाह ली थी। और अभी जब आर्थिक संकट मंडरा रहा है तब ये भी एक हमारे लिए गंभीर स्थिति निर्माण हो सकती है। हाँ, ये बात सही है आपकी कि श्रीलंका को भी बहुत ही तकलीफ से जूझ रहा देश है, लेकिन भारत पहले भी उनको हेल्प कर चुका है, आज भी करेगा। लेकिन हम पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिलहाल जिस विश्व में जो माहौल चल रहा है उसके चलते मैं तो ये चाहता हूं कि अपने देश के प्रधानमंत्री को अपने देश की स्थिति को ध्यान में रखकर विदेश नीति बनानी चाहिए। जिस तरह मैं समझता हूँ आजादी के बाद माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने सभी देशों के साथ समन्वय की स्थिति बनाई थी, जैसे रशिया के साथ हो या अमेरिका के साथ हो, भले ही वो दोनों क्या कर रहे थे वो नहीं देखा, लेकिन उन्होंने भारत के हित में ऐसी नीति बनाई थी कि भारत को कभी तकलीफ ना पड़े। पर आज जो माहौल है भारत के अंदर, आप जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है,
हम मानते हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अपने लोक लाडीला प्रधानमंत्री जो है वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के लिए विदेश की नीतियों से कुछ अच्छा बनाए, लेकिन वो भारत के सभी राज्यों के चुनाव में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। वो एक देखने वाली बात हो गई है, क्योंकि आज देश के लिए जो प्रधानमंत्री है तो देश का बाहर क्या हो रहा है, देश के लिए अच्छा क्या हो रहा है, देश की नीति क्या हो रही है, दूसरे देशों के लिए क्या हो रहा है, वो सभी देखना उनका फर्ज है। लेकिन वो जयशंकर सिंह जी से आज उन्होंने बात की, तो कितने टाइम के बाद उन्होंने बात की, लेकिन मैं ये कहना हूँ कि ये रशिया और यूक्रेन का जो चल रहा है 1 महीने से ऊपर हो गया। आज मुझे ये देश भी जानना चाहता है, सभी लोगों के मन में एक चिंता है कि जो उस वक्त कहा जाता था कि अपने इतने स्टूडेंट लाए गए, इतने अपने जो नागरिक है वो लाए गए और अभी है, तो कुछ जानने मिलेगा कि अभी भी यूक्रेन में अपने कुछ लोग फंसे हैं कि नहीं, रशिया में कुछ लोग फंसे हैं कि नहीं। वो कोई श्वेत पत्र अभी तक बाहर नहीं आया है। माना जाए कि अपने भारत में से किसी को कुछ पता पड़े, लेकिन वहां से अभी में कई वीडियोस आते रहते हैं कि अभी भी हम लोगों को यहाँ तकलीफ है। तो वो भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि वो यूक्रेन के साथ अपना कैसा व्यवहार है, रशिया के साथ जो व्यवहार है, वो सभी देखते हुए ये सब होता है। लेकिन अपने प्रधानमंत्री जो है, मैं जानता हूं कि अपने प्रधानमंत्री जी गुजरात के सीएम थे, तब वो उन्होंने गुजरात का रोल मॉडल बताते हुए गुजरात को विश्व में मॉडल की तरह ले जाने की वो बात कर रहे थे। और गुजरात के अंदर सरकारी स्कूलें 6000 थी, वो बंद किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ऐसा होते होते क्या विश्व गुरु की तरफ अपने बढ़ सकते हैं। विश्व गुरु बनने के लिए बहुत काम अभी देश के अंदर बाकी है। और आपने माने कि अपने प्रधानमंत्री जी भले ही विश्व गुरु या विश्व में अगर उनका नंबर आता है तो हम सभी खुश हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकेगा? ऐसा होना और बोलना और प्रचार करना और भाजपा की ओर से उनका एक रुतबा दिखाना, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि पहले तो कूटनीति ऐसी बनानी चाहिए कि देशों के साथ समन्वय होना चाहिए। जो अभी अपने पड़ोसी जो मुल्क है उनके किसी के साथ रिश्ते अपने अच्छे नहीं है। कभी नेपाल के साथ अच्छा किया, कुछ दे दिया, वापस बिगड़ जाता है। कुछ चीन के जिनपिंग को लाके इधर झूला दिया, उसके बाद भी वो लोग रास्ता वहां पे बनाने लगे, अपना कुछ ध्यान नहीं था। अमेरिका के साथ वो अच्छे रखने लगे, तो वो अभी जो यूक्रेन और रशिया का जो चल रहा है उसमें रशिया के साथ जो चल रहा है उसका भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज ये सब चलते हुए भारत की स्थिति जो है, आज गुजरात में पेट्रोल डीजल के दाम आप देख रहे हैं कि 105 रुपए के ऊपर जा रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है। ये सब देखो, ये लोग ये बता रहे हैं कि भारत और यूक्रेन और रशिया के युद्ध का प्रभाव है, लेकिन अपनी विदेश कूटनीति भी जवाबदार होती है। प्रधानमंत्री सिर्फ युद्ध का वादा देकर छटक नहीं सकते अपनी बात से। लेकिन ये सब ना देखते हुए मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने रेलवे मंत्री होते हुए एक अकस्मात जो हो गया था, भले ही उनका कोई वो कसूर नहीं था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये नैतिकता जो पहले के मंत्रियों में थी आज वो दिखाई नहीं दे रही। इसके प्रति भी देश के लोग चिंतित है कि प्रधानमंत्री देश की बात करे, देश की कूटनीति ऐसी बनाए कि विदेशी मुल्कों के साथ अपना रिश्ता कैसा हो। आज मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने स्वर्गीय प्रधानमंत्री, उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ समझौता एक्सप्रेस चालू किया था और संबंध अच्छे बनाने की कोशिश की थी। लेकिन आज तक ऐसा कुछ ये अपने प्रधानमंत्री से ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, उसके प्रति भी देश चिंतित है। इसलिए मेरा मानना है कि अपने प्रधानमंत्री जी अपने देश के प्रधानमंत्री होते हुए देश का प्रतिनिधित्व विश्व में विश्व गुरु होने का ना करते हुए अपने संबंध आजू बाजू के देशों में इस तरह बनाए कि अपने देश के किसी नागरिक को, अपने देश को कुछ तकलीफ ना पड़े, ऐसा करे, ऐसा मेरा सख्त मानना है। जी,
उत्पल जी आपके और यहाँ पर आना चाहूँगी। यहाँ पर मुद्दा यही है कि भारत देश के लिए पड़ोसी देशों में अगर कुछ भी सियासत में बदलाव आता है या फिर आर्थिक तौर पर वहाँ पर कुछ नीति बदलती है या चेंज आता है तो कितना महत्वपूर्ण हमारे देश के लिए रखता है। क्योंकि अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो हमारे लिए आज भी वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है वहाँ का कोलंबो जो बंदरगाह। जल्पा, मेरे से पहले दी एस्टीम पैनल मेंबरों ने जो भी इनके एक्सपीरियंस के मुताबिक राजनीतिक, पॉलिटिकल और काफी सारी बात कही है। सो आई विल ओनली स्टिक टू द नेशनल सिक्योरिटी, the nation's defense strategy and economic issues that are bothering our country. Now हमें ये समझ लेना चाहिए कि the whole world is standing on the crossroad. The Russia Ukraine, Russia NATO, Russia America, Russia UK, and the entire scenario that is opening up is a very dangerous scenario. Because even after 35-37 days, Russia is not relenting, or Ukraine is getting pounded, day and night, and almost 4 million refugees have, rattled over into, Europe. मैं पहले से हर discussion के अंदर, from the day one, I've been saying that this was not the war about Russia-Ukraine. This was the war about controlling the energy security and financial security and the overall security of Europe. America and Russia, they both wanted to ensure that Europe remains in their, under their control. So, and it is now, the game that is being played by the, world powers or superpowers is making it evident that Russia is not relenting till the time the Ukraine, the getaway to the Europe is coming under their control. And America is not allowing Ukraine to go into the control of, Russia, because that will send a very, बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। और ये जो 18 जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, दे आर ऑल्सो वरीड नाउ, दे आर रेटल्ड, इनकी रात को नींद उड़ गई होगी that if Mr. Putin now rattle comes crossing Ukraine and comes into Poland, Czechoslovakia, Bulgaria, Hungary, Romania, Lithuania, Latvia, then what happens? Then and Mr. Putin has made it very clear that if anyone intervenes, it's going to be nuclear war. तो एक तरफ से महंगाई बढ़ रही है, यूरोप में भी इंडिया का इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, रशिया और अमेरिका के साथ भी हमारा इंटरेस्ट है, एंड चाइना के साथ भी हमारा इंटरेस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट. Now in this kind of scenario, 2 additional cards have been opened up, and the other one is Pakistan. In Pakistan, whatever is happening is nothing but a farcical scenario that is taking place. Because Imran Khan, from one point of view, is showing one closed letter, and he is saying इसके अंदर पूरा सारा राज पड़ा हुआ है. अगर ये कागज मैंने खोल दिया तो अमेरिका और अमेरिका का पूरा गेम प्लान will come out. Now why he is saying America is we have to go into this situation. We don't have to start jumping around के पाकिस्तान कैसे टूट रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म हो गई है, पाकिस्तान अपने तरफ लुक आफ्टर नहीं कर सकता है. Please remember one thing. A stable Pakistan or an unstable Pakistan, we have to decide for ourselves. What do you want? And there has to, and I'm sure in the Ministry of Defense and in the Ministry of Finance and Ministry of Foreign Affairs, a detailed geostrategic appreciation must be taking place. Unstable Pakistan is good for us or is bad for us? Yes, there are two theories which are, is always discussed. That is it good to talk to the military generals who have full control for last 50 years, or is it good to talk to the politicians and therefore promote polity in Pakistan, so that ultimately you speak to the democratic leader and not the military leader. Therefore, if you speak to military leaders, आप उनको credence दे रहे हो, तो वो हमें नहीं करना चाहिए. But at the same time, the world powers like America, China, and to a large extent even to the Russia also, they have always preferred to talk to military leaders and not to the the Pakistani political leadership. That is also a reality of life, because they believe that military leaders in Pakistan will be able to shepherd the Pakistani politicians, judiciary, economists, media, and ultimately Pakistan will remain under her control.
and therefore a structured manner. Even आज भी आप देखिए, Qamar Bajwa has very clearly made a statement saying Pakistan army has nothing to do in this. But everyone knows that if without even Pakistan army chiefs, the approval, nothing happens in Pakistan. And even therefore, judiciary is also unwilling to take a call on Pakistan's, the current situation. And therefore, the last thing that you have to think about Pakistan, that whether we hate Pakistan, whether we love Pakistan, whether we, we want Pakistan to crumble, whatever we think, ultimately it is a nuclear Pakistan. And ultimately it is our nuclear. And therefore you have consideration. And this is the same which is in a terrible condition, and therefore it will to dance to somebody else's. ये समझिए, इसमें से detailed situation, unstable Pakistan, difficult Pakistan, rogue Pakistan, complicated Pakistan, Pakistan not listening to India or not willing to make any friendship with Pakistan, and always a situation which is unpleasant situation. If it starts jumping either to America's tune or China's tune or Afghan-Pakistan corridors tune, then there is a dangerous situation. And therefore, there is one situation that we have to always keep that in mind. And accordingly, we have to take a mature look, or a mature outlook at that. Because what is the alternate? There are three alternates. या तो Pakistan के अंदर Mr. lose ultimately the constitutional crisis and the judiciary will not hold his hand. What happens then? Either Imran Khan will be taken into custody and he'll be given two options: either run away from Pakistan or keep quiet in Pakistan and just be a listener. The other option is that Mr. Shahbaz Sharif, who's been designated as the Prime Minister of Pakistan, he comes to power with whatever amalgamation of the opposition parties that take place. You all know कि ये सब जो जुड़े हुए हैं, उनके पर उनके ऊपर Imran Khan has clearly stated in a national televised address कि ये सब बोरी भरे पैसों से खरीदे गए टट्टू है. Now I don't know whether it's truth in this or not. But do you want Pakistan to be ruled by such kind of tattoos over by the powers? And if then why Imran Khan is keeping, army is keeping quiet? Why Deshdroh ka charges have not been leveled on the opposition leadership? Therefore, Pakistan army also is very cleverly playing the card. जितना आदमी खराब है, जितने उसके पर मोर चार्जेस है, जिसके ऊपर उसका इतना ज्यादा मलाइन हुआ है, उसको कंट्रोल करना वो बहुत अच्छा है, बहुत आसान है. अगर शाहबाज शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर बन भी गए तो कमर बाजवा will tell him sit down. If you don't sit down, I will come out with these charges against you and your past record. So this is the kind of reality, and this is the nuclear Pakistan. This is your immediate neighbor. This is hobnobbing with the Taliban and Taliban government and Afghanistan, which is your strategic backyard. What do you want? Make up your mind. Ultimately, Pakistan should not become Middle East or West Asia. And it should not become the hotbed of ISIS and Al-Qaeda and Houthi and just, Lashkar-e-Toiba and this kind of terrorist organization, where nobody will be able to control them. In fact, these terrorist organizations will be controlling the Pakistan's polity. Therefore, to a large extent, we should not make mistake, and we should, I'm not saying you promote Pakistan. Please don't misunderstand me. But we should worry that, the stable Pakistan comes into play. Why the world bodies are not pushing Pakistan into blacklist? And, quarter after quarter, Pakistan is being continued in the grey list. Because एक बार आपने उसको grey list से black list में धक्का मार दिया, तो आपके पास वो जो हाथा है वो भी चला गया. देन पाकिस्तान से बिल से जो करना है कर लो. अब तो तुमने मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल ही दिया, तो मैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हॉबनॉबिंग करूंगा और आपकी जिंदगी आराम करूंगा. देन व्हाट? कैन यू गो एंड बॉम्बार्ड पाकिस्तान? देयरफॉर सम लीवरेज मस्ट बी केप्ट इन योर हैंड as a neighbor, as a regional power, as a budding superpower. Because India is not Pakistan. We should not even worry about Pakistan. Pakistan में जो हो रहा है वो होने दो.
What we have to worry that Pakistan और श्रीलंका में जो हो रहा है उससे भारत के पर क्या असर पड़ेगा, and how do we have to come out of it? Look at other side is the Sri Lanka, that is also under the debt of $5 billion. उसमें से we have now provided some kind of a relief और $3 billion तो हम देने के लिए तैयार है. But what is the surety कि हमारे $3 billion वो काम में आएंगे या चले जाएंगे? श्रीलंका ने कितनी बार फ्लिप फ्लॉप किया हुआ है. And Pakistan and Sri Lanka, they both are in the hands of China. And mark my words, no matter what happens, China has invested $60 billion in CPEC and the Belt Road Initiative. Do you think China will let go Pakistan? And it will not use his entire leverage? And therefore, Mr. Shahbaz Sharif, who's already singing songs about China, कि चाइना के साथ तो हमारी बहुत अच्छी बनती है, चाइना के साथ ही बनाए रखना है. ये सब जब हुआ, अब आप सोच लो कि क्या हुआ. That the Pakistan army and Pakistani generals and their corps commanders who operate from the GHQ, General Headquarters, located in Rawalpindi and Islamabad, ये सब, this is a multi-billion-dollar industry. The Pakistani generals, they have Swiss bank accounts, they have lavish resorts, they have villas in UK, USA, Germany, Switzerland, and American intelligence agency, CIA, they have full record of them. And they have, this is allegedly, I don't have that information, but what international media is saying, that they have already sounded Qamar Bajwa and his other generals, that if you don't, play our cards, we will expose you. And that is why, this all drama took place with the Pakistani ambassador in USA and that card and, and the letter and that is being shown. So if otherwise aapko lagta hai that Imran Khan will have the guts or the courage or the audacity to speak even one word against Bajwa or the DGISI? DGISI and Pakistan Army Chief, they must be having dossiers on Pakistan and Pakistan's politicians. क्योंकि वो कितने अंदर खुपे हुए, अगर वो चाहे तो रात को ये पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको एक्सपोज कर सकते हैं. Therefore, every Pakistani politician, whether it is PMLQ or PMLN or whether PPP or whether it is Benazir Bhutto's party or Nawaz party or whether Maryam Nawaz, ये इनके सब कारनामे पाकिस्तान आर्मी और DGSI को मालूम है. And that is why everybody behaves in front of the Pakistan army. So we have to wait and watch. There is no need to be excited. It's a very dangerous situation that, in our immediate neighborhood, it is getting enacted. And similar thing is in the Sri Lanka. Because, willy-nilly, whether you like it or not, Sri Lanka is still under the control of, China to a large extent. And similarly, so is our neighborhood. Aapko malum, I'm sure our honored panelists will be knowing it. China is now today $20 trillion economy. You cannot match their economic power. And ultimately, economic power के आगे, the nation also starts behaving. जब पैसा मिलता है और पैसा जेब में पड़ता है, तो मुंह बंद हो जाता है. बलबलों के. ये reality of life है. We have to accept that. चाहे country हो, चाहे आदमी हो, चाहे anybody हो. So therefore, when the nation gets billions of dollars of the transaction, the nation also, starts towing the line of that country. And secondly, the China's arms export. If you see, go into the Google and you will realize it. China's arms export, almost, 80% of the export is taking place between Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, Bangladesh, Nepal, and even now Bhutan. Bhutan पहले नहीं था, अब आ गया. So what are we talking about? How are we going to match that? And that is why today, probably, I'm not sure, probably, the Honorable Prime Minister and the External Affairs Minister, Mr. Jaishankar, they met. Because I'm telling you that the world is standing on the crossroad, the region is standing on the crossroad, and our immediate neighborhood is standing on the crossroad. It is a very, very difficult situation that has got enacted, not directly, not overtly, but covertly and implicitly in the region. And we have to be worried about the complications. Because if you see the Quad, AUKUS,
or China factor, everything has gone AY. Now, if you be active in the Quad, then China will say the Quad is a small NATO or mini NATO. Why should we trust you? Trust India. And China and Russia, they both are on the same card. Therefore, Russia will also create some problem. If you take, be active on, not active in the Quad, then America will say you are shaky. Mr. Biden has already made a statement that India is shaky and is not a dependable ally. So, and on the other side, on the defense, hardware and various other things, S-400 or, nuclear missiles, satellite technology, state-of-the-art technology with, the missiles and all, you are dependent on Russia. And at the same time, $12 billion worth of, the military hardware, you have also purchased, from America as part of strategic partnership. In that, MS-60R, anti-submarine helicopters, the Apache, Chinook, P-8I, maritime surveillance aircraft, you have purchased. Agar inka, spare parts and the supply line, if they close it down, where do we go? And lastly, if there is some, unseemly situation taking place with China on the eastern sector or the LAC, you need at least one veto power in National Security Council. Where is that veto going to come from? Either China will not, use veto if China is doing some unseemly thing with you. Therefore, either you need veto from the 5 P5 powers. So, Russia you need, either America you need, and to checkmate China in the South, Pacific, South China Sea or Indo-Pacific region, you need support of one superpower. Period. You cannot do it. Baatein karna ek baat hai, but when it comes to reality on ground, you need support. That is why you need the AUKUS or maybe Quad. And if you cannot do that, then you cannot checkmate China in Indo-Pacific Ocean or South China Sea. This is a real ground reality of life. We don't have that kind of economic might or military might at this moment of time. And at this moment of time, your national mission, national objective, national interest is only to beef up your economy, your production centers, your manufacturing centers, your defense sectors, being, Atmanirbhar to a large extent that is possible. And unless you do that, it is very, very difficult. And now if we also do not have good relations with the world superpowers, and if you cannot do that tightrope walking, and it's a very precarious situation, very difficult situation for the government. And we have to appreciate the way the government is doing this tightrope walking. There is no doubt in that. Because एक साइड में जाओ तो दूसरा खफा है, इधर जाओ तो ये खफा है, और दोनों की हमको जरूरत है. और Europe is also important to us. You cannot, antagonize Europe also, because your long-term interest, energy security interest also lies in Europe and Central Asian region, and the Central Asian republics, which is also now China has said that we are going to extend your, BRI initiative from Afghanistan to, Central Asian region or republics. So the world is, standing on a flux. And in this flux, you have to steer your foreign policy, your economic policy, and your defense, the national security strategic policy. It's a big challenge for a country like India, which is still not fully self-reliant or self-sufficient. And to a large extent, you need everybody's help. So, we have to wait and watch. The cards are not on the table yet. And particularly in respect of Pakistan, Sri Lanka we can handle to a large extent. There is no problem. It's not that kind of a problem, because we can take care of Sri Lanka with our economic and military might. But Pakistan, no, because Pakistan is jumping around at the behest of China and Afghanistan, which is your strategic backyard. And that's a dangerous, the alignment or axis which is taking place right up to Turkey and now up to Iran. Be very, very careful before we say anything on Pakistan. I think we should let the game play out in Pakistan the way it's playing, without getting overexcited. Because everywhere, whether it's Bajwa comes, whether Shahbaz Sharif comes, whether Imran continues, the ground reality is not going to change. The hatred for India is not going to change. And we still have to deal with Pakistan. You cannot discard them.
because he's your nuclear immediate neighbor. जी And I'm sure we can discuss that further in the debate. जी बिल्कुल। जी नीलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जलपा जी, काफी सारी बातें उत्पल जी ने बोली और सही बात है कि माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी ने 1 साल पहले से चालू किया है मुहिम के आत्मनिर्भर। मतलब उनका एक विजन था कि आत्मनिर्भर ऐसा है कि हम लोग अपने बलबूते पे हम लोग ऐसे, जैसे पहले सालों से कच्चा सामान हम लोग नहीं बना रहे थे, मतलब एक छोटे से देश पे भी कुछ आता है तो हम लोग उस पर डिपेंड थे। आज देखिए कि हर एक जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी हालत देखिए कि आज कुछ भी हो सकता है, कोई भी देश आज छोटे से छोटा हो या बड़ा हो एक दूसरे पे आक्रमण कर सकते हैं। तो आज हमारे पास इतना अच्छा एक डेवलपमेंट हुआ है आत्मनिर्भर भारत के तहत। हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल आज फिलीपींस को हम लोग सेल कर रहे हैं, हम लोग बेच रहे हैं। तो हमारे पास भी वो भी एक अच्छे आंकड़े आ रहे हैं कि हम लोग कुछ व्यापार कर रहे हैं। तो भारत भी एक भविष्य में बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता है। जैसे हम लोग पूरे दुनिया में कुछ खरीदने के लिए हमारे सामने सब लोग देख रहे थे, वैसे ही माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी का एक विजन है कि हम लोग छोटी से छोटी चीज है वो हम लोग एक्सपोर्ट करें, मतलब वो भी एक बिजनेस करे। क्योंकि हाँ, पूरे विश्व में अगर भारत सबसे बड़ा वो सामान लेता है, इक्विपमेंट लेता है, तो वो भारत है। तो आप देखिए कि आज हम लोग भी आत्मनिर्भर है कि छोटी से छोटी चीज हम लोग आज सेल करें। हमारी जितने भी हमारे DRDO है, इसरो है या कुछ भी हो, आज देखिएगा हम लोगों ने स्पेस में एक दिन में हम लोगों ने 700 जैसे स्पेस लॉन्च किए थे कि बाकी के कंट्री के भी हम लोगों ने, इजराइल से, मतलब काफी सारे कंट्री के नाम मैं आपको बोलूंगा कि उनके उपग्रह भी हम लोगों ने यहाँ से इसरो से, हमारे धरती से हम लोगों ने सेंड किए थे, एक्सपोर्ट मतलब वो लॉन्च किए थे। तो आप देखिए कि आज पूरे विश्व में आज भारत की तरफ लोग देख रहे हैं कि हम लोग कम बजट में एक अच्छा स्पेस में, हम लोग इसरो में हमारे काफी सारे साइंटिस्ट अच्छे हैं कि कम बजट में हम लोग स्पेस पे भी हमारा जो भी होता है ग्रह वो लोग हम लॉन्च कर पाते हैं। तो आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है कि बाजू में एक इकोनॉमिकल स्ट्राइक हो रही है कि श्रीलंका भूखमरे पे वो जा रहा है, उसकी इकोनॉमिकल डूल रही है, वहां पे एकदम से इमरजेंसी लागू है। बाजू में पाकिस्तान में हमारे जो दुश्मन देश बोलते हैं, लेकिन फिर भी वहां की जनता का क्या है कि इमरान जी ने वहां पे ऐसा कुछ काम नहीं किया और ऊपर से वहां की जनता को जो प्लस में था वो भी माइनस कर दिया। पश्चिम बंगाल में आप देखिए कि वहां पे भी आज बड़े बड़े मंदिरों पे अटैक हो रहा है। तो आप देखिए कि हम लोग ऐसी जगह हम लोग है कि चारों तरफ हमको देखना है, कहीं पे भूखमरा है, कहीं पे अटैक हो रहा है, कहीं पे हमारे देश के लोग, हमारे हिंदुओं पे अटैक हो रहा है। तो ये पूरी परिस्थितियों पे माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी देख रहे हैं और भारत भी एक बहुत बड़ा देश है कि हम लोग 140 क्रॉस कर गए हैं। तो हमारी भी आंतरिक काफी सारे हमारे होते हैं कि भाई हम लोगों को भी एक साइकिल चलानी है कि हमारा भी अर्थतंत्र कहीं पे भी पीछे ना रहे, हमारा भारत की जनता कहीं पे भी कुछ ना हो। और आप देखिए कि जितने भी आज महंगाई जो भी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल आप देखिए कि दिन में, तो वो अटैक का जो है रशिया यूक्रेन का, वो उसका इफेक्ट रहेगा। और ये इफेक्ट मैं अगले 2 महीने तक मैं देख रहा हूँ कि शायद पेट्रोल तो हम लोग कच्चे कुछ अच्छे दाम पे ले रहे हैं रशिया से, लेकिन बाकी सारे जो सामान है वो हमारे भारत पॉलिसी के तहत वो कहीं पे ना कहीं ने ये दोनों देश को जो भी है अटैक हो रहा है या ये जो जंग हो रहा है तो उस पर निर्भर रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि हमारे बड़ा प्रधान मोदी जी का एक अच्छा विजन है। भले ही हमारे मुकेश जी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ये जी कर रहे, लेकिन इस पे मैं कोई राजनीति करना नहीं चाहता। भले ही हमारे मित्र कोई स्थान छोड़ ना पाए राजनीति का, फिर भी ये एक पूरी वर्ल्ड वॉर का एक नतीजा है कि अगर कुछ भी हो सकता है कि कल वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है कि अगर रशिया ने कुछ ऐसे कदम ले लिए कि वहां पे अगर कुछ उसने रासायनिक या कुछ भी उसने अणु बम फेंक दिया तो बाकी के देश वो चुप नहीं रहेंगे। तो हमको भी हमारी भी फॉरेन स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी थी कि हम लोग न्यूट्रल रहे। आप देखिए कि पाकिस्तान उसके जो भी है संसद में बोल चुका है कि हम लोग अगर कहीं पे भी नहीं जाते तो पाकिस्तान पे इतना दबाव रहता है, तो क्या भारत पे दबाव क्यों नहीं रहता है? भारत पे ऐसा कि लोग मतलब उनके जितने भी फॉरेन स्ट्रेटेजी है
उनको क्यों नहीं प्रेशर कर रहे, तो वो भी बाहर आ चुका है कि वड़ा प्रधान मोदी जी को कोई प्रेशर नहीं कर सकता। आज जो बाइडेन भी महासत्ता है तो वो भी बोल नहीं सकते भाई वहां पे तेल, आप कच्चा तेल वहां से क्यों खरीद रहे हो। तो आज भारत एक सबको जरूरत है, सब देश को जरूरत है, जलपा जी मानिए ना माने, फिर भी माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी को सबकी जरूरत है। और वो उनका एक अच्छा एक स्ट्रेटजी का एक अच्छा इनका एक इंप्रेशन बना हुआ है कि ये आदमी है कि जो पूरे भारत को चला रहा है। और उनकी नीति आप देखिए कि हम लोगों ने वैक्सीनेशन में भी बहुत बड़ी क्रांति की कि हमारे 140 लोगों को भी करोड़ को भी रक्षण दिया और बाकी के देशों को भी हमने भेजा। छोटी से छोटी दवा भी जो थी वो हम लोगों ने अमेरिका को भेजी। तो आज भारत अपने देश में भी कुछ काम कर रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, और बाकी के देशों को भी हम लोग चावल हो या डीजल हो कुछ भी हो, हम लोग हमारे से जो बन पड़ता है वो हम लोग वहां पे उनकी सहायता दे रहे हैं। तो हम लोग एक लागणीशील भी है और हमारे लिए राष्ट्र देश सबसे पहले रहता है, हमारे लिए राष्ट्र नीति सबसे पहले रहती है। और ये जो भी डेवलपमेंट मैं देख रहा हूं, भले ही मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, लेकिन 2014 के बाद हमारे पास अच्छा हेल्थ है, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा स्पेस मिला है, अच्छा इक्विपमेंट मिला है, अच्छा हमारे जितने भी बाहरी थे कि हम लोग डर के जी रहे थे, आज हमारी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख रहा है। तो वे ओनली फॉर माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी और भारत की इतनी बड़ी तादाद में लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं तो आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सक्षम हुई है, तो दूसरी बार भी 2005 साल के लिए भी माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी आए और हमारे भारत के हित के लिए अच्छे कदम रहे। अगर वड़ा प्रधान मोदी जी ने 2014 से देखिए अच्छा काम किया है, तो बाकी की सरकार को तो मैं कुछ कटाक्ष में नहीं बोलना देश चाहता। आजाद हुआ है तब जो भी पार्टी आई उन्होंने संभाला ही है, ये उनका दायित्व जी सही बात है जलपा जी, वहां पर लेकिन जो देखिए, काम जब होना भी- चाहिए, जो देखिए, गति से डिसीजन होना लेने चाहिए की वो नहीं हुआ बात है। होती है तब भाजपा सरकार नहीं आती है, भारत सरकार आती है, इंडियन गवर्नमेंट। जी मैं वही बोल रहा हूँ कि माननीय वड़ा इंडियन प्रधान मोदी जी गवर्नमेंट। मैं बोल रहा हूँ, मैं वड़ा प्रधान मोदी जी बोल रहा हूँ, मैं कहीं ऐसा नहीं बोला प्रदेश का जिक्र कर भारतीय रहे जनता हो वहां पार्टी के पर। वड़ा प्रधान। उत्तर प्रदेश में जी, अगर फिर भी सरकार हो भाजपा की तो वो अलग बात है, और केंद्र की भारत सरकार हो तो बात अलग हो जाती है। ज्योति जी, वैसे आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। एक बात ये भी सामने आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ आज मीटिंग एक हुई थी, जिसमें कुछ अधिकारियों ने एक चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कुछ ये चुनाव के समय पे घोषित जो लोक लुभावनी योजना है वो कहीं ना कहीं बहुत ही चिंता का विषय है, आर्थिक रूप से वो व्यवहारिक नहीं है, जिसके वजह से शायद सिचुएशन हमारी भी श्रीलंका के रास्ते पर जा सकती है। यानी उन्होंने चिंता जाहिर की है, ये बात सामने आई है। बिल्कुल जलपा, मुझे लग रहा है कि आज हमारी डिबेट विदेश नीति के ऊपर है और यहाँ पर दोनों पक्ष अंदरूनी मामलों को लेकर शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं चाहूंगी बिल्कुल आप मुद्दे पर रहे। पहली बात तो ये है कि अब हर प्रधानमंत्री अपने देश के हितों की चिंता करता ही है, क्योंकि उसको पता है कि उसका अस्तित्व यहाँ के हालात पे निर्भर करता है कि अगले इलेक्शन में जनता उन्हें वोट देगी या नहीं। दूसरी बात, अब जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बातचीत करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, लेकिन मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जैसे नेहरू जी ने हिंदी चीनी बाय बाय किया था, बाद में क्या हुआ था? चीन ने आक्रमण किया था, वाजपेयी जी ने समझौता एक्सप्रेस चलाई थी, क्या हुआ? कारगिल। उसके बाद जिनपिंग को झूला खिलाया, क्या हुआ? एलएसी। तो मतलब कुछ देश ऐसे होते हैं कि जिन्हें वार्ता से हम नहीं सुधार सकते, तो वहां पर हमें कड़ा रवैया अपनाना ही पड़ता है। हर चीज वार्ता करके हम मुद्दों को टाल नहीं सकते, खींच नहीं सकते। तो इस मामले में मैं तत्कालीन सरकार के पक्ष में हूँ कि कई बार कड़ा रुख अपनाना पड़ता है और ये देश के हित में होता है। लेकिन जैसे हमने बात की कि देश में प्रॉब्लम क्या हो रही है, अभी जो आसपास हमारे यहाँ उथल पाथल हो रही है, तो मैं कहूंगी कि अभी जो श्रीलंका में उथल पाथल मची हुई है
उसकी वजह से तमिलनाडु में अब बहुत सारे श्रीलंकन रेफ्यूज और वहाँ के जो तमिल है बिल्कुल। उन लोगों ने रेफ्यूजी बन के आना शुरू कर दिया है। अब जैसे म्यांमार में दिक्कत हुई थी तो वहां से रोहिंग्या मुसलमान काफी कुछ भागकर हमारे हिंदुस्तान आ गए थे। बांग्लादेश में तो अपने रेफ्यूजीज का हमेशा का प्रॉब्लम है ही। जी तो हमारी इकोनॉमी इस तरह लाखों लाखों रेफ्यूजी को संभाल नहीं सकती है। तो ये एक रेफ्यूजीज बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाता है जब भी आसपास के देशों में कोई दिक्कत होती है। तो ये भी हमारे लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? अच्छा, दूसरे की हमारी व्यापारी नीतियां अफेक्टेड होती है क्योंकि हमारे आस पड़ोस में व्यापार चलते ही हैं। तो वहां पे जब आयात निर्यात बंद हो जाती है तब दोनों देशों की जनता को तकलीफ होती है, भाव बढ़ते हैं। जिस भी देश में, जैसे हम पाकिस्तान से कुछ चीज मंगवाते हैं, बदले में पाकिस्तान हमसे कुछ मंगवाता है, तो अगर वो आवागमन थम जाता है तो दोनों तरफ की जनता को महंगाई की मार सहन करनी पड़ती है। तो हम जितना बोल रहे हैं इतना इजी नहीं होता है। और दूसरे में भाजपा के प्रवक्ता को खास आग्रह करूंगी कि जो भी सहायता दी जाती है आप लोग पब्लिक मीडियम से उसे डिक्लेयर ना करें। हमने नेपाल के वक्त यही गलती की थी कि उस वक्त जब भूकंप आया था और हमने जब सहायता सामग्री भिजवाई थी और तब मीडिया में बहुत जोर शोर से उसका प्रचार किया था, तब नेपाल को अपने स्वमान पे वो घात लगी थी। और यही वजह कि उस वक्त नेपाल ने अपना सहायता का भारत को मना कर दिया था कि हमें आपकी सहायता नहीं चाहिए। और जब हम ढीले पड़े वहां से हमारा पैर उखड़ा और चीन घुसा है। तो ये गलती हम नहीं कर सकते। हर देश भले ही वो हम सहायता दे रहे हैं लेकिन उसका स्वमान होता है, तो उसकी स्वमान की बहाली करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हम बड़ाई मारने के लिए उसका स्वमान दांव पे नहीं लगा सकते, वरना रिलेशंस खराब होते हैं। वहीं हमारे आसपास अगर आपने देखा हो, चीन ने हर देश में पैर जमाया है और इसी तरह से, और चीन में कोई नहीं बोल रहा है, वो कर्जा दे रहे हैं, सहायता नहीं दे रहे। ये एक दूसरा फर्क है। तो वो हर देश के आसपास अगर वो कर्जा देकर हमारी चारों तरफ घेराबंदी कर रहा है तो वो हमारे लिए चेतने वाली बात हो जाती है। और यही है बात कि हमें फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा विदेश नीति के बारे में। तो ये बहुत मतलब जरूरी है कि हम कहाँ पे क्या बोले, क्या करें। अभी जो हमारा रशिया यूक्रेन के प्रति एकदम तटस्थ रवैया है, तो वो बिल्कुल नेहरू नीति के उस पे ही है। फिर उसकी टीका क्यों? निष्पक्ष रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, यही तो नेहरू जी ने नीति बनाई थी, तो अभी वो ही कर रहे हैं। तो फिर इस पर टीका क्यों हो रही है? लेकिन हाँ, हर देश इसके लायक, इसके काबिल नहीं होता है और उसमें पाकिस्तान और चीन आ गए। अब अगर भूटान चीन की तरफ सरक रहा है, चीन से व्यापारिक संबंध बना रहा है, तो वो हमारी बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाता है क्योंकि वो हमारे चिकन नेक के आस पास का ही बिल्कुल पड़ोसी देश है। तो वहां पर भी हमें बहुत भूटान को अपनी ओर खींचना है। और इसके लिए हमारे वहां पे जितने रोड और इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चलते हैं वो हमारी भारतीय सेना की मदद से चलते हैं। तो कहाँ पे चूक हो रही है कि भूटान वहां पे सरक रहा है, तो वो आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है और वहां पे सुधार लेने की जरूरत है। जी जल्पा जी, बिल्कुल। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा ये था कि जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान और श्रीलंका की बात कर ले तो कहीं ना कहीं एक तरफ राजनीतिक बदलाव है और कहीं आर्थिक संकट है। ये हमारे देश के लिए इसीलिए मायने रखता है क्योंकि अगर पड़ोसी देशों का जिक्र होता है तो जिक्र होता है सरहदी सुरक्षा का, जिक्र होता है व्यापारिक संबंध का। और अभी ग्लोबल मार्केट जब ये पूरे दुनिया के देश बनने जा रहे हैं, तब चाहे पड़ोसी ही क्यों ना हो, कोई और देश ही हो जाए, इससे हमारी कोई सरहदी मिलना जुलना ना हो, लेकिन फिर भी फर्क पड़ता है। जैसे कि हम रशिया यूक्रेन की बात कर ले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर ले, और कई मुद्दों पर यह भी है कि जैसे हमने वहां पर भी अपना निष्पक्ष रुख रखा। अगर अभी की बात करें तो श्रीलंका की ओर से तो मदद की गुहार आ रही है और भारत दे सके वो मदद भी की है। वो हमारी विदेश नीति भी हो सकती है, एक रणनीति का भाग भी हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण आने वाला समय इसीलिए भी रहेगा कि श्रीलंका में आगे क्या, क्योंकि शायद श्रीलंका की नौबत नहीं आती अगर उसने ध्यान दिया होता कि चीन का फंड लेकर जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है जिसमें उन्हें मुनाफा कम है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई।
पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो ये कुछ ऐसे तो नई बात नहीं है, राजनीतिक बदलाव हमने पहले भी वहां पर देखा था, लेकिन फर्क इससे पड़ता है क्योंकि हमारी सरहदी सुरक्षा जुड़ी हुई है। अब आगे ये तो वक्त ही बताएगा कि श्रीलंका में ये आर्थिक संकट कैसे टलता है या फिर आगे क्या होता है। और पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ की सियासत में क्या होता है, या अगर कुछ सियासत में बदलाव होता है तो उसकी सियासी जो बातचीत का दौर एक नए सिरे से शुरुआत होगी उसकी, उसमें भारत के लिए रुख क्या रहता है, या फिर हम अपनी विदेश नीति किस तरीके से नए सिरे से बनाएंगे। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।